हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो ढोल नगाड़े ताशे तो बज गए हैं और इसके साथ में आज हमारी शुरुआत हो रही है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज की। इसमें होने वाले हैं बेटा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में किस तरीके से बताना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको आंसर करना है, 2 मार्क के लिए कितना लिखना है, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स जो है उनको कवर, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेस्ट्स आर लाइफलाइन। तो ये 2 जो हमारे चैप्टर हैं इनके अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे विद आवर चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का एक क्वेश्चन है जैसे व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहले देखो बेटा आपको क्वेश्चन को समझना है। एक बार आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उसका आंसर लिख पाएंगे और आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि टीचर्स ने जो लिखवाया है या फिर यहाँ पे आप जो पढ़ के जा रहे हो या आपने ऑनलाइन कहीं से पढ़ा है तो उसी को बिल्कुल मेमोराइज करना है, रट्टा मारना है, बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन उसको आपने समझ लिया, आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसको अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो किस तरीके से आंसर करना है। तो यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि एथलीट जो है वो बहुत ज्यादा फास्टर जल्दी जल्दी सांसें लेता है, बहुत डीप सांसें लेता है जब वो एक फिनिश कर देता है रेस को। ठीक है, रेस जब होती है, दौड़ के भाग के आता है भाई तो बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है, वो बहुत ज्यादा सांस ले रहा है भैया, बहुत क्विक सांस लेता है, मतलब फास्टर लेता है। ऐसा क्यों होता है ये यहाँ पे पूछा गया। तो बेटा देखो, अब जब यहाँ पे एक एथलीट है उसने क्या किया है, उसने फिजिकल एक्टिविटी की है। जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो क्या होती है, तेज चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से आएगी बेटा, जब फूड पार्टिकल्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होगा। और न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बेटा सिंपल बात है, आपका एक सेल है, मान लो इस सेल के अंदर आपका जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं इनका ब्रेकडाउन करने के लिए, ठीक है, इनका ब्रेकडाउन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करेगा और क्या रिलीज करेगा बेटा, एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है एथलीट की, है ना, जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है एथलीट की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उसकी बॉडी को। उसकी बॉडी बोल रही भाई ऑक्सीजन लाके दो हमें, हम सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसीलिए जितना ज्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा बेटा तो उतना ज्यादा वो यहाँ पे जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगा। तो यहाँ पे देखो, एथलीट्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस, ठीक है, एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को रिलीज करने के लिए उनको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं बेटा, ब्रीथ करते हैं फास्टर एंड बहुत ज्यादा डीपर ब्रीथ करते हैं आफ्टर फिनिशिंग द रेस। आई होप ये क्विकली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे है हमारे पास एक क्वेश्चन, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो बहुत सारे बच्चे एक चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, या तो सिर्फ सिमिलैरिटीज लिखते हैं या तो सिर्फ डिफरेंसेस लिखते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों बताने हैं, है ना। यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट के फॉर्म में पूछा जाए तो भी आपको सेम चीजें लिखनी है कि भैया डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, किस किस के बीच में, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास में भाई सिमिलैरिटीज भी है एंड डिफरेंसेस भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे कि हमारे दोनों जो चीजें हैं भैया, एरोबिक एंड एनारोबिक, इसमें सिमिलैरिटीज क्या है। तो अगर हम सिमिलैरिटीज को गो थ्रू करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 पॉइंटर दिए हुए हैं। दोनों में रेस्पिरेशन, जो दोनों रेस्पिरेशन है, एरोबिक भी रेस्पिरेशन है, एनारोबिक भी रेस्पिरेशन है, दोनों में क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों में हो रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर नंबर है या फिर उसका क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो डिफर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में एनर्जी रिलीज तो हो रही है। दूसरी बात, दोनों कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। जैसे अभी हमने देखा जो न्यूट्रिएंट है या फूड पार्टिकल्स है उनका ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है बेटा, सेल के अंदर हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, बोथ अकर्स इनसाइड द
सेल्स। एंड तीसरी बात यहाँ पे बोला है बोथ सप्लाई बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट दे रहे, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था वो तो मिल रहा है, उसके अलावा भी कुछ चीजें मिल रही है, मतलब बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, ठीक है। ये हमारी सिमिलैरिटीज हो गई। अब यहाँ पे आपको ये जो टेबल दिख रहा है दिस इज फॉर डिफरेंसेस, ठीक है। हमसे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों पूछा गया था, तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारा था, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है भैया, तो पार्ट 2 यानी डिफरेंसेस जो है, इसका पहला पॉइंट आप देखोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का एरोबिक में, एनारोबिक में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात हमारी यहाँ पे की जा रही है एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे 38 एटीपी, जितना ज्यादा एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटीपी है, 2 एटीपी ज्यादा है 38, ऑब्वियसली 38 इज अ बिगर नंबर, है ना, मैथ्स तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे 38 एटीपी है, यानी कि मोर एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इधर लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तीसरी चीज अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक हो रहा है, एनारोबिक नो, ठीक है। तो एनारोबिक का मतलब क्या हो गया बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। अब यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट जो है बेटा, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, ये खाली इक्वेशन ही आपकी 1 मार्क की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, यहाँ पे ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेना, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पे क्या लिखा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है भाई, CO2, वहां पे भी मिल रहा है CO2, तो पर और क्या चीज यहाँ पे डिफर कर रही है, एनर्जी भी हो रही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे बेटा जो वाटर हो, ठीक है, एरोबिक में क्या है, वाटर हो रहा है, और एनारोबिक में क्या मिल रहा है हमें, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये हमारा डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों के दोनों इक्वेशन को। तो इस तरीके से आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस भी बता देने हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो भाई, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, मतलब जब आप बहुत ज्यादा डस्टी एयर जो होती है उसको इनहेल करते हो तो छींक क्यों देते हो, है ना, स्नीज क्यों कर देते हो। तो उसका रीजन है बेटा, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है, आपके जो नोज है ना, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स है, इन हेयर्स को क्या करते हैं, वो ऐसे करके उसको इरिटेट करते हैं। तो आपका जो इरिटेट होता है ना नोज, तो वो एकदम एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है ना, जैसे ही मम्मी को आपको मारने आएगी या फिर आपका दोस्त आपको ऐसे करेगा तो आप क्या करते हो, ऐसे बचते हो, है ना, तो वो क्या आपकी बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, राइट। तो उसी तरीके से जब एक यहाँ पे आप डस्ट लेडन एयर को सांस के साथ में अंदर ले रहे हो, तो आपके नोज जो है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से आपको क्या आती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह छींक आ जाती है, जिससे आपके सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज के बाहर आ जाते हैं। व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर, जो डस्ट होती है वो इरिटेट करती है नोज को, एंड एज अ रिफ्लेक्सिव एक्शन डस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू स्नीजिंग, है ना, छींक के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गिव रीजन, ठीक है। आगे हम बात करें तो बेटा यहाँ पे एक आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 5 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। आपको बोला है कि ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा ऐसे हैवी एक्सरसाइज आप कर लेते हो, भाग दौड़ रहे हो, ब्रीदिंग रेट जो होती है, मतलब जितने बार आप सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है, स्लो डाउन हो जाती है। क्या वो स्लो डाउन हो जाती है? नहीं भाई, वो स्लो डाउन नहीं होती है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरी बात अगर हम करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। क्या रेस्पिरेशन सिर्फ रात में करते हैं या दिन में भी करते हैं? आपको पता होगा, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो हमारी जो ऑल इन वन सीरीज थी उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे, आप जाके उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स, तो क्या वो ब्रीथ करते हैं सिर्फ अपने लंग्स के थ्रू या फिर वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं? ये आपको पता होगा भाई। एम्फिबियंस होते हैं हमारे जो फ्रॉग्स है, वो क्या करते हैं भाई, वो लैंड में भी रह पाते हैं, वो वाटर के अंदर भी रह पाते हैं। तो उनके पास क्या ऐसी फैसिलिटी है कि वो दोनों तरफ रह सकते हैं? तो भैया वो दोनों तरीके से सांस ले सकते हैं, ठीक है। फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, उनके पास, फिशेस के पास लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, पढ़ा था ना हमने। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, अब जब सांस लेते हो तो चेस्ट की कैविटी क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो गई, आपने एक्सहेल किया
तो क्या हुई, कैविटी डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो दो थे वो है फॉल्स। तीसरा वाला यानी कि हमारा जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, दोनों चीज होती है ना, लंग्स भी होते हैं, स्किन भी है, तो दोनों के थ्रू वो क्या कर रहे हैं बेटा, सांस ले रहे हैं। फॉल्स है वापस से नेक्स्ट, एंड लास्ट वाला ट्रू है। ट्रू किस बारे में बेटा, चेस्ट कैविटी क्या हो रही है हमारी, चेस्ट कैविटी सांस लेने पे बढ़ रही है और सांस छोड़ने पे कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। फॉल्स ये इसीलिए है क्योंकि हमारे जो फिशेस है वो गिल्स के थ्रू सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू सांस ले रहे हैं, नो, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमने अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वो कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे फॉरेस्ट आर लाइफलाइन एक बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है और ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने पढ़ लिया है और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है ये चैप्टर, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। बहुत ईजी चैप्टर है, चीजों को समझो, ऑल इन वन सीरीज है भाई, फटाफट से वहां पे हमने एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, जाके देखो उसे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। जो एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो कैसे उसे हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा एनिमल्स कैसे कैसे हेल्प करते हैं, प्लांट सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो हमने पढ़ा था प्लांट के अंदर, है ना, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। अब ये सीड्स का डिस्पर्जल होता है, सीड्स का डिस्पर्जल अलग अलग तरीकों से होता है, ठीक है। तो उनमें से एनिमल्स एक है, एक विंड हो गया, एक एक्सप्लोजन हो गया, है ना, एक वाटर हो गया, ये 4 फैक्टर्स है ऑफ द सीड डिस्पर्जल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई है सीड डिस्पर्जल से रिलेटेड वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपका एक चैप्टर जो है आपने पढ़ा और खत्म हो गया, बेटा दूसरा चैप्टर जो है उसमें भी कुछ पॉइंटर जो है आपके रेलेवेंट रहते हैं, ठीक है। आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट द डॉट्स, और फिर आपको रियलाइज होगा कि ये चैप्टर और ये चैप्टर में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके यहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे बोला डीकेइंग एनिमल डंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए बेटा, प्लांट्स के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सॉइल, प्लांट्स एंड हमारा डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे ये जो इंटर रिलेशनशिप है उसके थ्रू ये पॉइंटर आया है यहाँ पे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होता है बेटा, एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच जो लेयर होती है सॉइल के ऊपर, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे पॉइंटर्स है जिसके थ्रू हमारे जो एनिमल्स है वो हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, रीजेनरेट करने के लिए हमारे फॉरेस्ट को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन को देखे ये मत बोलना कि अरे ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं। चीजें समझ में आई हैं आपको चैप्टर की तो आपको पक्का उसका आंसर आता होगा, बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है, चीजों को रिलेट करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है, तब आप समझ पाओगे। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। जो फॉरेस्ट होता है वो कैसे प्रिवेंट करता है फ्लड्स को, तो आइए उसको भी देख लेते हैं भाई। फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, क्यों भाई, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं ना, तो वो क्या करता है बेटा, बहुत सारा जो हमारा वाटर का कंटेंट है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और जो रूट्स होते हैं ट्रीज की, वो क्या करती है, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है और उसको फ्लोइंग अवे से बचा लेती है, भाई जाने नहीं देती है, पानी को बहने नहीं देती, उसको क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। और roots of the trees also helps in percolation of water into the soil। जब ड्रॉप करके भैया हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है बेटा, सॉइल के अंदर जा रहा है और वहां पे वाटर टेबल जो है उसका अमाउंट बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बहुत तरीके से जो सॉइल है ना वो हेल्प कर रहा है। और सॉइल वहां पे प्रेजेंट किसके वजह से बेटा, हमारे जो प्लांट्स है उसकी वजह से, इसी वजह से बेटा प्रिवेंट कर पाते हैं फ्लड्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि फॉरेस्ट जो है उसके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब अपना लॉजिक लगाओ कि जो प्लांट्स है वो कैसे हमारे मिट्टी को यानी सॉइल को पकड़ के रख रहे हैं, है ना, और उसकी वजह से दोनों का फायदा हो रहा है, ना वहां पे सॉइल इरोजन हो रहा है, ना ही वहां पे जो हमारे प्लांट्स है वो अच्छे से रुक भी पा रहे हैं, ना वहां पे एकदम प्लांट्स गायब हो जा रहे हैं, फ्लडिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव चीजें आपको देखनी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, तो बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है
और जो हमारा ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बन रहा है नेचर में? ऐसे हो गया क्या कि एकदम CO2 का अमाउंट बढ़ गया एकदम और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, एक बैलेंस बना हुआ है नेचर में। कैसे? फॉरेस्ट का क्या रोल है उसके अंदर, कैसे वो हेल्प कर रहा है फॉरेस्ट? तो आइए यहाँ पे उसका रीजन देख लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके टाइम पे बेटा? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। हमारे पास में बढ़िया से एकदम प्लांट है, ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसाइज करेगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है। तो इसने क्या किया? CO2 ले लिया, ठीक है, CO2 ले लिया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। तो CO2 लेगा और क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये जो ऑक्सीजन है इसको कौन लेगा? इसको कोई एक ह्यूमन है या एनिमल्स है ना, या फिर बर्ड्स है, वो लेंगे। और वो क्या रिलीज करेंगे बेटा? वो रिलीज करेंगे CO2, ठीक है, वो क्या करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स है वो हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेसाइज कर करके हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे जो है आपको साइकिल जो दिख रहा है वही एक्सप्लेन किया गया है। जो ऑक्सीजन है वो इनहेल की जाती है एनिमल्स से, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन के टाइम पे वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होता है प्लांट्स में, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है ये चलती रहती है। और क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, तो ये साइकिल जो है इसको मेंटेन करने के लिए और बैलेंस बनाने रखने के लिए इन द नेचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक आंसर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए कि forests play an important role in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. Justify how, ठीक है, या फिर जस्टिफाई लिख देंगे या तो सिर्फ हाउ लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको बोल जाएगा जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को। तो आपको यही चीज लिखनी है, कंफ्यूज मत हो जाना कि अब जस्टिफिकेशन तो मैम ने बताया ही नहीं था कैसे लिखना है। तो बेटा यही चीज है, जस्टिफाई मतलब आपको एक्सप्लेन करना है उसी चीज को। आगे अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए, 1.5 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। अब यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स है बेटा, मेडिसिन मिलती है, स्पाइसेस मिलते हैं, वुड मिलता है, पेपर मिलता है, गम मिलता है। वुड से आप फर्नीचर बना सकते हो, पेपर की तरह यूज कर सकते हो, गम की तरह यूज कर सकते हो, हनी मिलता है, बहुत सारी न्यूमरस चीजें हैं भाई जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो यहाँ पे आप सबको नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई देख लो फटाफट से। यहाँ पे पूछा गया है द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स, ये सब यहाँ पे इतनी सारी चीजें दे दी भाई हमें। हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन, किस चीज में हेल्प कर रही है फ्लावरिंग प्लांट्स को? तो बेटा ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये किस में हेल्प कर रही है? पॉलिनेशन में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे पूछा गया है फॉरेस्ट जो होता है एक प्यूरिफायर होता है। क्या प्यूरिफाई कर रहा है? तो अभी हमने देखा एयर का कैसे बैलेंस बना के चल रहा है, तो बेटा ऑब्वियसली वो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी हमने देखा वो कैसे प्रिवेंट कर रहा है फ्लडिंग को। वाटर जो है वो धीरे धीरे अगर ग्राउंड वाटर में जा रहा है उसका भी प्यूरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। हर्ब्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। आपने देखा होगा हर्ब क्या होते हैं भाई, नीचे सबसे नीचे रहते हैं। कौन सा है भाई यहाँ पे? फॉरेस्ट फ्लोर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट फ्लोर का लेयर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा द डीकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स इन अ फॉरेस्ट एनरिच द, क्या एनरिच करती है बेटा? सॉइल को एनरिच करती है एज ह्यूमस, ठीक है। सॉइल एज किसकी तरफ? ह्यूमस की तरफ, है ना। जो ह्यूमस होता है यानी कि जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है सॉइल की, उसको, ठीक है। तो यही चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज वही है भाई आपका पॉलिनेशन है आंसर। दूसरा है एयर एंड वाटर। थर्ड इज लोवेस्ट लेयर बनाती है। लोवेस्ट लेयर क्या होता है बेटा? फॉरेस्ट फ्लोर आप लिखोगे या लोवेस्ट लेयर लिखोगे वो भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे सॉइल को एनरिच करती है किसकी तरह बेटा? ह्यूमस की तरह। तो ये सब आपके आंसर्स हो गए। मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, सो दैट जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर ना दिखे। आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाओगे तब आपको आंसर दिख जाएगा।
चलो अब यहाँ पे बेटा वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। भाई फॉरेस्ट तो हमसे बहुत दूर होता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे बाजू में यहाँ पे फॉरेस्ट है बहुत सारा, है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे वही चीज है पूरी कि हमें क्यों उसकी टेंशन लेनी है, भाई वो तो हमसे इतना दूर है, दूर वाले लोगों की क्या टेंशन लेना, है ना। तो यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा हमारे लिए इशू हो सकता है अगर हमारे एनवायरमेंट में फॉरेस्ट का प्रेजेंस नहीं हो। तो क्या क्या रीजन है बेटा, अगर फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कर देगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में जब भी CO2 का लेवल बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पूछोगे, तो भैया हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे CO2 का कंटेंट बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरी बात, अगर फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, फ्लड आएगा, इरोजन हो जाएगा बेटा, जो भी हमारी अच्छी वाली जमीन है, जो सॉइल है, उसको क्या हो जाएगा बेटा, वो पानी के साथ बह जाएगी, चले जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, इरोड हो रही है, हट रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे तीसरी बात जो कर रहा है कि फॉरेस्ट जो होता है उसका डिक्रीज होने से बहुत ज्यादा जो वहां के एनिमल्स हैं जो उसमें रह रहे हैं, उनके जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वहां पे जो बर्ड्स रह रही हैं उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट का एब्सेंस हुआ तो हो सकता है कि फ्लड बहुत ज्यादा जल्दी आए भैया, मोर ऑफन हो जाए। अभी हमने पढ़ा था कि वो कैसे प्रिवेंट कर रहा है फ्लड को, तो बेटा वही रीजन यहाँ पे आप दे सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट का जैसे जैसे रिडक्शन हो रहा है, अमाउंट या जो भी उसका नंबर है और नंबर ऑफ ट्रीज है वो पूरा कम हो रहा है या फिर डिप्लीट हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, लैंड जो है वो क्या हो जा रहा है, बैरन यानी बंजर हो जा रहा है, जिसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि लैंड जो है वो बंजर हो जा रहा है। बंजर होने के बाद अब वहां पे भैया मॉइस्चर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। जो हमारे ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। अब यहाँ पे बारिश नहीं आएगी तो हमारी जमीन क्या हो जाएगी भाई, ड्रॉट हो जाएगा। ड्रॉट अगर ओवर लॉन्ग, एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्रॉट कंटिन्यूअस रहा तो बेटा डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। भाई एक जानवर से काम चला लो, क्यों ज्यादा क्यों चाहिए। तो देखो यहाँ पे द रीजन इज बहुत ज्यादा हमारा प्लांट्स की वैरायटी होती है, एनिमल्स की वैरायटी होती है फॉरेस्ट में, तो वो हेल्प करता है रीजनरेट करने में और ग्रो करने में। हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो साथ में ग्रो करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रेंज ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ठीक है। अब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एनिमल्स जो हर्बीवोर्स है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और हर्बीवोर्स जो है वो जिंदा नहीं रह पाए तो कार्निवोर्स जो इनको खाते हैं भैया वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे हमारा जो फूड चेन चल रहा है, फूड वेब बना हुआ है भाई हमारा इकोसिस्टम का, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, बहुत सारा वैरायटी चाहिए ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे वही चीज बोल रही है, हर्बीवोर्स पे डिपेंड करता है, और फिर ये जो है ये कार्निवोर्स का फूड बनते हैं। अब डिकम्पोजर्स भी तो होते हैं जो हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकिल कर रहे हैं, यानी कि वो क्या करते हैं भाई, वो क्या कर रहे हैं बेटा, जो भी हमारा डेड प्लांट है, एनिमल है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसका डिकम्पोज कर रहे हैं। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, पूरा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिग्रेड कर देते हैं, और बाद में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये फ्यूल बन जाएगा। और अगर नहीं बना तो बेटा कहीं ना कहीं से वो न्यूट्रिएंट लेकर आ रहा है हमारे सॉइल के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से वैरायटी जो है वो फॉरेस्ट की एक डायनामिक लिविंग एंटिटी भी बोला जाता है। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, हो सकता है तो जाके ऑल इन वन सीरीज देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी हाउ, ठीक है, या गिव रीजन। तो उस तरीके से भी ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां तक तो हो गए हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो बेटा देखो गिव रीजन वाले आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा गिव रीजन। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बेटा ट्रू एंड फॉल्स का जो है आपका 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू एंड फॉल्स का। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स जो है, फिलअप्स जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका क्वेश्चन आता है ये भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। किसी भी चैप्टर से आ सकता है। अभी हम जस्ट ओवरऑल देख रहे हैं कि हमने जो भी
क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट किए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपका 3 to 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। इसके साथ साथ जस्टिफाई करने के लिए, है ना, कोई भी स्टेटमेंट दे दे और आपको बोलेगा कि भाई बताओ, सच सच बताओ क्या है, सही है या नहीं है, बताओ, जस्टिफाई करो। तो अभी हमने जैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही जस्टिफाई करने के लिए आ जाएगा। इसके अलावा बेटा फॉरेस्ट वाले चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि आप फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे, आप अपने तरफ से अवेयरनेस कैसे फैला रहे हो, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। 5 मार्क का आता है, इसमें आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ टर्म्स के बारे में डिफाइन करने के लिए पूछ देगा, या फिर आपको बोल देगा एमसीक्यूज दिए हुए उसको बता दो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा, किसी भी टाइप का आ सकता है। तो इसमें 5 पार्ट्स रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहता है, 1 2 3 4 5, और आपको एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसको रीड करना है, इसके बेसिस पे आंसर करना है, और इसी में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप सो एंड सो पर्सन की जगह होते तो आप क्या करते। और एक हमने क्वेश्चन और देखा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पे, तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना है, सिर्फ डिफरेंसेस या सिर्फ सिमिलैरिटी से काम नहीं चलेगा, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अगर दोनों पूछा गया है आपको, या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में पूछा गया है, तो ये भी आ सकता है बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन। कुछ नहीं तो एक चीज अगर पूछी गई है तो 3 मार्क का क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो आई होप ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख चुके हो। डिफाइन के लिए भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ टर्म्स है, पढ़ लेना अच्छे से, डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये डिफाइन वाला आपको बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एग्जाम पैटर्न की वीडियो मैंने डाल दी थी, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर भी हमने डाल दिया है जो टर्म 2 में मेजरली आने वाले हैं, तो एक बार जाके उसको भी आप रेफर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, टेक केयर।